चलो, तो लास्ट क्या देखा था हमने? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ देखो हेडिंग जो है ना उससे ही पता चल जाना चाहिए हम यहाँ बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, बात है नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसी सरफेस कि जिसके ऊपर पोटेंशियल कैसा हो, एवरीवेयर इक्वल हो, सेम हो, तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लिख सकते हैं द सरफेस which have equal potential at everywhere on surface is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे उसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस, ले लो अटेंडेंस। आस्था प्रेजेंट, अभिषेक प्रेजेंट, आयुष दर्शित मेघ दिशा प्रेजेंट, दिशा प्रेजेंट, सोना प्रेजेंट दिशांत एब्सेंट। दिशांत पण एब्सेंट। गणेश एब्सेंट। हस्ती प्रेजेंट, जागृति कुशाल प्रेजेंट, अच्छा मैं प्रेजेंट ના કર્યું છે સ્ટાર્ટ, મ્યુટ હતું એ તો અત્યારે કર્યું ઈકો કરવો છે કે दीक्षा ના ના प्राची ઈકો કરવો તે બાજુ અહીંથી प्रियांशी દબાઈ દે રાજ બ્લુ લાઈટ આવી જાય राम रिदम અને સ્ટોપ કર્યું ऋषि પોઝ નથી કર્યું, પોઝમાં આવ્યો એટલે રહેવા દીધું, પોઝ કરવા દેવો તો મળ્યું નહીં આમાં। शुभ विकी विदिक प्रेजेंट, यश यू हाँ ओके चलो। तो ऐसी सरफेस की जहां पोटेंशियल एवरीवेयर हर एक पॉइंट पर कैसा हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हुआ? अब देखो भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने का रीजन क्या है। तो जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने इसलिए पढ़ा था ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काम कर सकते हैं। तो सिमिलर तरीके से ही इफ आपको क्या करना हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी कैन यूज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम किसका यूज कर सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस का यूज कर सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन यूज to represent electric field similar to क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हम यूज कर सकते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए किसके जैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जैसा। मतलब इसको बोल सकते हैं दिस इज द सेकंड ग्राफिकल मेथड होगी। दूसरी वाली मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी, टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टेंजेंट शो करता है डायरेक्शन। तो वैसे ही यहाँ कुछ होता है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीमेंट सबसे ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, डायरेक्शन कैसा मिलेगा, क्योंकि हमने बताया ना भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस के थ्रू कर रहे तो दोनों इंफॉर्मेशन देना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी देना चाहिए, डायरेक्शन भी देना चाहिए। ठीक है,
बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे भाई कैसे मैग्नीट्यूड मिलता है, कैसे डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। फील्ड लाइन की जैसे कैरेक्टरिस्टिक आती है वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी कई लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, बट जरूरत हमें नहीं है क्योंकि हम कौन से बोर्ड में पढ़ते हैं, गुजरात बोर्ड में, ठीक है। तो सीबीएसई में ભણાય છે, अच्छा જીબીએસસી એવું બોર્ડ નથી હો, એક્ઝિસ્ટ નથી કરતું, જીબીએસસી નથી કરતું, બરોબર છે, જીએસસી भी કરે છે। તારે ક્યાં ગયો ऋषि? ये तो भाई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोर्ड में भणे છે, मार्स परથી અહીંયા એ તો સ્પેશિયલ સ્ટુડન્ટ એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ હેઠળ આવેલો છે, બાકી એનું મૂળ વતન તો મૂળ વતન નહીં કહેવાય, મૂળ પ્લેનેટ તો માર્સ છે, બરોબર છે। એટલે આ તો ઠીક છે ભાઈ, આપણા ક્લાસમાં આવી સેલિબ્રિટી હોય ને એટલે આપણને ક્યારેક ભણવાનું મન થાય, મને ભણાવવાનું મન થાય, બાકી ઋષિ ન હોય ને તો એના વગર આપણને ભણાવવાનું મન ના થાય, આવી સેલિબ્રિટીના લીધે જ આપણો ક્લાસીસ ચાલે છે, બરોબર છે। સો ઇક્વિપોટેન્શિયલ સરફેસ કેન યુઝ ટુ રિપ્રેઝેન્ટ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ લાઇન્સ, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। अब ध्यान देना भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके लिए हमने बताया कि पोटेंशियल एवरीवेयर कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज कैसा होगा, जीरो होगा, क्यों भाई, पोटेंशियल का चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में वर्क कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहां लिख सकते हैं वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल surface is always zero, कैसा होगा, जीरो होगा। उसका रीजन क्या है, वे चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का चेंज ही नहीं होगा ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, सारे लोकेशन पर पोटेंशियल सेम, तो चेंज करो तो आंसर आया जीरो। अब dv इज इक्वल टू जीरो, तो हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज ऑफ पोटेंशियल। अब चेंज ऑफ पोटेंशियल इज जीरो तो वर्क भी हो गया जीरो। क्लियर हुआ, ओके। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको भी हम प्रूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि हम यहाँ एक सरफेस बना दी, ए वाली सरफेस कौन सी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कौन सी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने अज्यूम कर लिया, वे मान लेते कि ये वाली सरफेस कौन सी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर यहाँ दो पॉइंट है, पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी है। हम ए टू बी मान के चलो क्यू चार्ज को मूव कर रहे हैं, कितने चार्ज को, क्यू चार्ज। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट we displace q charge from A to B on equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हम क्यू चार्ज को कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ए टू बी मूव कर रहे हैं। तो ऐसे केस में वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स दैट इज द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डी आर हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, तो हम यहां बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये चार्ज कहां गया, जीरो के साथ कुछ भी डिवाइड करो तो जीरो ही होता है, दैट्स व्हाई ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान देना, क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां ई
डी आर कोस क्या आएगा, थीटा आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है ही क्योंकि पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, डी आर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो 0 कौन हो सकता है, कोस थीटा ही 0 हो सकता है ना। तो यहां से हम रिजल्ट बना सकते हैं। सो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और थीटा हमारे लिए क्या बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कोस की वैल्यू कब 0 होती है, 90 डिग्री पे। तो थीटा किसके बीच का एंगल था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। दैट्स व्हाई इक्विपोटेंशियल, डिस्प्लेसमेंट एंड फील्ड परपेंडिकुलर हो गए, तो फील्ड एंड सरफेस भी कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। दैट्स व्हाई यहां हमारा स्टेटमेंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हुआ यहां तक का, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए बोल रहे, तो मान के चलो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, क्या बनानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज है तो इसको एज ए सेंटर कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, सेंटर। चार्ज को सेंटर कंसीडर करके आप क्या बनाओ, स्फेरिकल जो भी सरफेस बनेगी वो हमारे लिए क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसका रीजन अभी समझ लेते हैं। देखो ये सारी क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों भाई, हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू क्या होता है, K Q अपॉन R। तो देखो R फिक्स हो गया, K Q तो फिक्स है ही ना, पहले से ही चार्ज फिक्स है। अब R मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो कोई पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर सारे जो पॉइंट का सेट बनेगा वो क्या देगा, स्फीयर देगा। 2 डायमेंशन में वो सर्कल देता है, बट 3 डायमेंशन में क्या बनाएगा, स्फीयर। तो हम बोल सकते हैं R डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होंगे, मतलब वो क्या बनेगा, स्फीयर का पॉइंट बनेगा, और उस स्फीयर पे हमारा पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं ये वाला जो हमारा बना क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हो, और हर एक लोकेशन पे चेक कर लो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसा है, परपेंडिकुलर ही। क्लियर हुआ, ओके। मान के चलो इसको मैं बोल देता हूं सरफेस ए, और दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस बी। तो क्या ए एंड बी के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पर्टिकुलर वही सरफेस के लिए पोटेंशियल सेम है। जैसे ही हम दूर चले गए तो बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि भाई हम पर्टिकुलर एक ही स्फीयर की बात कर रहे हैं, उसको इक्विपोटेंशियल कंसीडर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस और ए वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेगेटिव चार्ज होगा तब भी यही तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉजिटिव लिया उसकी जगह क्या ले सकते हो, नेगेटिव, बट फील्ड कैसा आएगा, रेडियली इनवर्ड। आपकी बुक में अलग अलग डायग्राम में, जैसे कि हम यहां देख लेते हैं, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है। देखो ए वाला है पॉजिटिव की वजह से, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल जो लाइन बनेगी उससे हमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो इसको परपेंडिकुलर प्लेन बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हुआ, ये बैक साइड की सरफेस है, फ्रंट साइड की सरफेस है, इसे शेड कर दे ताकि पता चले। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हुआ, वैसे यहाँ भी आगे आएगी, बहुत सारी सरफेसेस बनेगी, बट हमने कुछ सैंपलिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की है। अच्छा, अगेन फिर से वही क्वेश्चन, इसको मैं सरफेस ए बोल देता हूँ, इसको सरफेस बी बोल देता हूँ। क्या दोनों लोकेशन पर पोटेंशियल सेम होंगे, नहीं।
ए एंड बी पॉइंट डिफरेंट लोकेशन पर है, वहां पोटेंशियल कैसा होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, ये शेड की हुई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, नॉन शेडेड दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल सेम होना जरूरी नहीं है, बट हाँ जब हम एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तब वहां उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। क्लियर हो गया यहां तक का? तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हमने बताया था कि भाई क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैग्नीट्यूड को ऐसा, डायरेक्शन का जनरली हमें क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे हम? जो पोटेंशियल की सरफेस होगी उसको परपेंडिकुलर क्या बनाएंगे? वेक्टर। वो हमें क्या शो करेगा? डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, सीबी में खास तौर पर डायग्राम पूछते हैं कि भाई उसमें आपको क्या बोलेंगे? दो पॉजिटिव चार्ज दिए उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, दो नेगेटिव चार्ज दिया उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। ठीक है, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, बाकी गुजरात बोर्ड में नहीं। ठीक है, उसमें टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ नहीं होता। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना। तो इसको भाई सिंपल तरीके से इफ आपको शॉर्ट में याद रखना हो कि भाई मान के चलो आपको फॉर्मूला कुछ याद नहीं या तो थियरी पूरी याद नहीं रही, तो ऐसे केस में शॉर्ट में मान के चलो एक आधा भी मार्क्स लाना है तो ऐसा कुछ कर सकते हो कि भाई हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला था v इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, यही था ना, और आगे साइन आती थी माइनस। इंटीग्रेशन हटाए तो इसको dv के फॉर्म में लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस E डॉट dr। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr दोनों सेम डायरेक्शन में, मान लेते हैं, मानने में कुछ हमारा नहीं जाता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू, हमने क्या ले लिया? dr। तो E dr cos 0, cos 0 होता है 1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv अपॉन dr, और यहां माइनस साइन चिपका देते, आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस dv अपॉन dr। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन। अब बुक में जिस हिसाब से दिया है हम उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो दिस इज द पहले वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसके नीचे दूसरी कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, नीचे का लेवल और अपर लेवल का, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सो दिस इज बोथ आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लेते हैं यहां पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V, और यहां पोटेंशियल कितना है? V। क्लियर हुआ? यहां पोटेंशियल कितना था? V। आगे गए पोटेंशियल कितना हो गया? V प्लस डेल्टा V। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मान के चलो नीचे की जो सरफेस है वहां का हमने पॉइंट अज्यूम किया A, और एग्जैक्टली ऊपर की जो दूसरी सरफेस है वहां का पॉइंट हमने कंसीडर किया B। क्लियर हुआ? ओके। तो अब देखो हम यहां A टू B जा रहे, कहां जा रहे? A टू B। तो लेट कंसीडर टू equipotential surface surfaces with potential V and V plus डेल्टा V। इसको भी डेल्टा बोलते हैं। वो जो ट्रायंगल वाला डेल्टा होता है ना, दैट इज द बड़ा वाला डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, और ये ठड़ियानो ठ, ओके, दैट इज द छोटा वाला डेल्टा। ओके, तो કેમ આજ તક છોકરો ન થયો? એન થી
તું કેમ ન ગયો? બાપાનું આજકાલ છોકરા નથી માનતા, બહુ બગડી ગયા. चलो तो भाई हमने दो सरफेस कंसीडर की, पहले का पोटेंशियल V, दूसरे का पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है ना, तो यहां हम A to B जाने वाले हैं और यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई हम कितने चार्ज को, तो कोई क्यू चार्ज या तो कोई यूनिट चार्ज ले लो अपने हिसाब से. ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन तो फील्ड एंड किसका चाहिए, पोटेंशियल का, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो बेहतर रहेगा. ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं लेट वी मूव, कितना चार्ज मूव करेंगे, क्यू चार्ज. Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज फ्रॉम B टू A. कहां से कहां गए भाई, B टू A गए. कितने चार्ज को मूव किया भाई, Q इज इक्वल टू 1 कूलम. सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, यही होगा. फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना. ठीक है, दूसरी चीज ऐसे चलेगा, चलो चार्ज इनटू क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट क्या आएगा, dr. तो ये हमें क्या मिलेगा, वर्क डन. बट हमें पता है वर्क डन क्या होगा हमारे लिए, यहाँ इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम ले ले तो वर्क डन क्या देता है, पोटेंशियल देता है ना. वर्क डन क्या देता है, पोटेंशियल. तो बेहतर है डायरेक्टली कर देते. सो वर्क डन गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कौन कौन सा पॉइंट भाई, A एंड B, उसके बीच का क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा. तो हम यहां लिख सकते हैं VA माइनस VB, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, પછી ફોન તમારો સાયલેન્ટ કરી દેજો ને, યા તો મૂકી ના આવવાનો, ફેસિલિટી આપેલી છે. કોનો વાગ્યો, કોઈનો ફોન નહીં વાગ્યો, જોરદાર મારા કાન વાગે છે. હા એ જ હશે એવું લાગે છે, એ ફોન નથી પણ પાછું એવું છે. VA माइनस VB क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, क्या था उसका फॉर्मूला, E डॉट क्या आएगा, dr. क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है. ओके, अब ध्यान देना, VA की वैल्यू कितनी है, V प्लस डेल्टा V. VB की वैल्यू कितनी है, सॉरी VA की वैल्यू तो V है ना, और VB की वैल्यू कितनी है, V प्लस डेल्टा V. चलो V माइनस हो जाएगा ना डेल्टा V. दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, यहां हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होगा, मान के चलो ये वाला डिस्टेंस कितना है, L है, या तो D डेल्टा L कंसीडर कर लेते हैं. दोनों जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा L. तो यहां क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल टू E डेल्टा L. तो यहां A भी हटा देता हूं, E डेल्टा L, क्योंकि अलोंग है cos 0. अब ध्यान देना, तो यहां से हम क्या क्या कट कर सकते हैं, VV कट. तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा L. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल V अपॉन डेल L. तो जो पहले बोला था वही फॉर्मूला आया, मतलब लंबा चौड़ा खींच के दे रहे. तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिल गया, रिलेशन किसके साथ, पोटेंशियल के साथ. मान के चलो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड. तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, मोड ऑफ डेल V अपॉन डेल L. तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. मान के चलो आपको डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन. तो आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टीपेस्ट मतलब मैक्सिमम डिक्रीज होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैक्सिमम डिक्रीज होगा, मतलब डेल V अपॉन डेल L
का रेट कैसा होगा, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा उस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज along that direction electric field is in direction which del V upon del L is maximum. डेल्टा V मतलब पोटेंशियल का चेंज डिक्रीज जो डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, ठीक है, डिक्रीमेंट नहीं लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन विच डेल V अपॉन डेल L डिक्रीज, या तो डेल V पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट तरीके से, मतलब मैक्सिमम जो डायरेक्शन में डिक्रीज होगा ना पोटेंशियल, उस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो मैग्नीट्यूड भी मिल गया, दूसरी चीज डायरेक्शन भी मिल गई। क्लियर हुआ यहां तक का? अब देखो ये वाली थियरी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, इससे भी बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, बट वो एक्स्ट्रा के तौर पर है, तो थोड़ा सा उसको क्विकली देखेंगे, ध्यान देना अच्छे से। हमने देखा था अभी रिलेशन, क्या देखा था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब पोटेंशियल का जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं डीएल के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें स्केलर क्वांटिटी मिली, मतलब वेक्टर से स्केलर फाइंड करना है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्केलर से जब वेक्टर फाइंड करने की बात आती है ना, तब चीजें कैसी हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई, मान के चलो कि भाई ई एंड डी आर, अब उसमें भी हम देख लेते हैं, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड या तो डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप, क्या है भाई, dx I cap, and electric field E is equal to Ex I cap plus Ey J cap plus Ez K cap। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसा लिया है, 3 डायमेंशनल, बट डिस्प्लेसमेंट ओनली अलोंग x है। तो ऐसे केस में ध्यान देना, जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट क्या आएगा, डी एक्स आई कैप। ध्यान देना, अगेन लिख रहा हूं ई डॉट डी आर क्या होगा, तो देखो ई की जगह मैं ए वाली टर्म लिखूंगा और डी आर की जगह ए वाली लिखूंगा, और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट हर एक के साथ होगा क्योंकि बीच में डॉट आ रहा है, देखो तो आई डॉट आई क्या हो जाता है 1, और बाकी के केस में क्या हो जाएगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। तो इसके साथ कुछ अता पता नहीं रहेगा। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पता है कि भाई x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ। अब यहाँ yz तो हमने कैसे मान लिए है 0, तो वो तो निकल गए, बाकी कौन बचा, जस्ट ex। दूसरी चीज यहाँ माइनस आता है ना, तो माइनस भी लिखते हैं, माइनस क्या बनेगा, ex dx माइनस था तो उसको वैसे ही रख दिया, इज इक्वल टू क्या बना, dv। That's why Ex is equal to क्या बनेगा, dv अपॉन dx। मान के चलो हमने dr y की डायरेक्शन में लिया होता जस्ट, मतलब dy j कैप, तो यहां क्या आता, Ex is equal to क्या आया, यहां माइनस dv अपॉन dx आया, तो उसकी जगह क्या आता, dv अपॉन dy आता। तो सिमिलरली Ey इज इक्वल टू क्या आता, माइनस dv अपॉन dy, एंड Ez क्या आता, माइनस dv अपॉन dz। बट यहां तो हमने 1 डायमेंशन में लिया, x में लिया होता तो a वाला कंपोनेंट देता, y में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता तो y कंपोनेंट मिलता, सिर्फ z में डिस्प्लेसमेंट हमारा होता तो
जेड कंपोनेंट मिलता, बट तीनों कंपोनेंट साथ में नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में है। मान के चलो 3 डायमेंशनल आपका डिस्प्लेसमेंट होता, मतलब एक्स में भी कुछ है, वाई में भी कुछ है और जेड में भी कुछ है, तो x का कंपोनेंट जस्ट कौन सा देता है? मतलब x के अलोंग, हमें यहां से ही पता चल गया इफ हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी x हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी x हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट दे रहा है। इफ हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी y हो रहा है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट दे रहा है। इफ हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी z हो रहा है तो वो z कंपोनेंट दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो 3 डायमेंशनल केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो x की वजह से भी मिलेगा, y की वजह से भी मिलेगा और z की वजह से। तो तीनों को हम कॉम्बो करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या बनेगा? EX I कैप प्लस क्या आएगा? EY J कैप प्लस क्या आएगा? EZ K कैप। अब इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। EX की जगह क्या आएगा? माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V अपॉन डेल y j कैप माइनस डेल V अपॉन डेल z k कैप। और इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेशन। जैसे आप डेरिवेशन में रूल अप्लाई करते हो वैसे ही रूल यहां अप्लाई होते हैं, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके क्या फॉर्मूला अलग आते हैं, नहीं, फॉर्मूला वही है। बट इसमें क्या होता है ध्यान देना, माइनस में कॉमन निकाल देता हूं तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल V अपॉन डेल z k कैप, ऐसा रिजल्ट बनेगा। ये हमें देगा 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होगा, जब मान के चलो आपको पोटेंशियल वो डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है, x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, z के ऊपर भी कर रहा है, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करो ना तब आप yz कैसा कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट। मतलब मान के चलो आपको सर्टेन, हम एग्जांपल के तौर पर ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, सॉरी पोटेंशियल दिया है, v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर z प्लस 2yz। अब आपको बोल रहे कि इस हिसाब से हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस इसका डेरिवेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में पहले तो, बट किसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे? y एंड z को। तो यहां देखो z को कांस्टेंट रखा, 3z क्या आ गया? 3z। डेरिवेशन किसका होगा? x स्क्वायर का क्या होता है? 2x। क्लियर? प्लस अभी भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन चल रहा है ना, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन क्या होगा? तो किसको कांस्टेंट रखेंगे? yz को कांस्टेंट रखेंगे तो पूरी टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, तो ये वाले की अब जरूरत है नहीं, तो आ गया i के। अभी पहला वाला खत्म हुआ, प्लस अब कौन सा लेंगे? दूसरा वाला। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन? y के रिस्पेक्ट में। किसको कांस्टेंट रखेंगे? x एंड z को। तो यहाँ x कांस्टेंट है, ठीक है, z भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेशन 0। इसका डेरिवेशन क्या होगा? 2z। y का डेरिवेशन 1, तो आ गया j के। अब आएगा लास्ट वाला, किसको कांस्टेंट रखेंगे? x एंड y को। तो यहां देखो x एंड z है, तो 3x स्क्वायर z का डेरिवेशन 1 हो गया ना, प्लस किसको कांस्टेंट रखेंगे? y को, तो 2y कांस्टेंट, z का डेरिवेशन 1 के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पूछ रहे भाई 1,1,1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो x y z की जगह क्या रखेंगे? 1 1 1। तो जहां जहां आपको लग रहा है, तो 3 2 कितना हो गया? 6 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 1 1, मतलब 3 प्लस 2 5 k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ओल्ड सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन होता था, मतलब जेई लेवल पे काम आ सकता है, नेट पे तो नहीं होगा, डेफिनेटली बोल रहा हूं, बट पता होना चाहिए पार्शियल डेरिवेशन का मतलब क्या होता है। तो हमने यहां क्या किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, ठीक है, और इसके लिए हमें यूज किया है पार्शियल डेरिवेशन का, माइनस साइन मिस मत करना। क्लियर हो गया? तो इसको भी हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
पोटेंशियल। क्लियर? ओके। तो देखो टेक्स्ट बुक में ये वाला था, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से एमसीक्यू बहुत बार आ चुके थे। पहला स्टेटमेंट क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट। जो डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा स्टीपेस्ट तरीके से, मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम क्या, उस डायरेक्शन में क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड इट्स अ मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो वो हमें क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। तो ये दो स्टेटमेंट से कई बार आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में एमसीक्यू पूछते हैं, तो क्लियर होने चाहिए। क्लियर? ओके। ए वाला न्यूमेरिक एमसीक्यू पूछने के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन न्यूमेरिक है ये वाला। देख रहा है ना? अब ध्यान देना, डायग्राम क्लियर हो जाएगा ना तो दिक्कत नहीं है। चलो मुझे बताओ कि भाई यहां 3 कूलम चार्ज है, इससे दूर जाए तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। सुपर। चलो आप बोल रहे हो तो डिक्रीज होगा। यहाँ -1 कूलम चार्ज है, इससे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? क्या होगा? डिक्रीज होगा। चलो शिव केम डिक्रीज થશે પહેલા કેસમાં મને સમજાવ તો। શું રેડિयल इन्वर्ट फील्ड? हाँ चल फील्ड इन्वर्ट कर दी तो बस। भाई देखो के क्यू ओपन आर हमारा फॉर्मूला है, इसको तो आप मानते हो ना। तो आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डेफिनेटली डिक्रीज होगा, बट उसके लिए क्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बट ये वाले केस में क्यू कैसा है? नेगेटिव। अब ध्यान देना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होता है, बट नेगेटिव हुआ तो बढ़ जाएगा। तो याद रखना, ये वाली चीज में कंफ्यूज मत होना। तो डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। और डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, जो सोर्स है चार्ज, मतलब जो फील्ड का सोर्स है उससे दूर जाए तो ऐसे केस में क्या होता है? हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। और पास आए तो क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में इससे पूरा कैसा हो जाएगा? रिवर्स। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कौन सा चार्ज है? इनफाइनाइट पे नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाए तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो याद रखना, जब भी हम अलोंग द फील्ड आगे बढ़ते हैं ना, अलोंग द फील्ड, तो पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। दिमाग में आप क्लियर कर लेना, क्योंकि हर बार ये समझना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी अब क्लेरिफिकेशन आपको इजीली हो जाएगा। क्या बोला है? पहले तो वे आपको दो डायग्राम दिए हैं, फिगर नहीं दिया है खुशहाल, ठीक है, ए एंड बी। उसमें आपको बोला है फील्ड लाइन पॉजिटिव की शो की और नेगेटिव की शो की। अब नीचे क्वेश्चन की गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वगैरह बोला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इमेजिनरी दो स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो, इसको पॉजिटिव को एज ए सेंटर कंसीडर करके एक पहला स्फीयर बनाया और ये दूसरा स्फीयर। अब सिमिलर तरीके से फिर से स्फीयर बना देते हैं, बट इस बार कलर चेंज कर देता हूं नेगेटिव के लिए। अब देखो, पॉइंट ए भी कहां आ गया? स्फीयर के ऊपर। और पॉइंट बी भी कहां आ गया? अभी स्फीयर के ऊपर। क्लियर हो गया? अब देखो,
यहाँ पोटेंशियल अंदर की सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम? रेड वाले दो स्फीयर है, उसमें पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा, अंदर के स्फीयर या बाहर के स्फीयर? क्यों अंदर के स्फीयर? रेडियस कम है, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसका पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होगा और ये वाली सरफेस का लो पोटेंशियल। ग्रीन वाले केस में कौन सी सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा, अंदर या बाहर? बाहर वाली, क्यों भाई? नेगेटिव चार्ज है, तो बाहर की जो सरफेस है उसका हाई पोटेंशियल, अंदर की जो सरफेस है उसका लो पोटेंशियल। पॉइंट चार्ज के लिए जो स्फीयर बना वही क्या बनने वाला है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq। तो यहां देखो, अब मैथमेटिकली डिटेल में जाके भी प्रूव कर सकते हो। पहले तो मैं मैथमेटिकली प्रूव कर देता हूं। भाई हमें पता है कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, तो भाई RQ का डिस्टेंस ज्यादा है, P का डिस्टेंस कैसा है? कम है, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ Q इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ P। अब इसका कर रहे रेसिप्रोकल, क्या कर रहे? रेसिप्रोकल, एंड वी नो द इक्वालिटी की जो साइन है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो यहां हम लिखेंगे 1/RQ ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन 1/RP। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे KQ से दोनों साइड, KQ/RQ। अब देखो K एंड Q दोनों पॉजिटिव है तो बीच में साइन में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, KQ/RP। KQ/RQ क्या है? पोटेंशियल एट Q, और KQ/RP क्या है? पोटेंशियल एट P। तो भाई P का पोटेंशियल ज्यादा होगा, Q का पोटेंशियल कैसा होगा? कम होगा, तो वो भी यहाँ प्रूव हो गया। देखो P का पोटेंशियल ज्यादा, Q का पोटेंशियल कम, तो ऐसा प्रूव कर सकते हो। मान के चलो ए वाले केस में आपको प्रूव करना है, तो किसकी रेडियस ज्यादा है, ए या बी की? ए का डिस्टेंस कम है, बी का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ए का डिस्टेंस कम है, बी का डिस्टेंस ज्यादा है, वही है ना? ओके, रेसिप्रोकल करे तो पैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आर ए लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा 1/RB। KQ से मल्टीप्लाई कर रहे, तो KQ से ही मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं। KQ/RA ग्रेटर देन क्या होगा? KQ/RB। बट देखो इस बार चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, तो जैसे ही हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन, तो KQ/RA लेस देन क्या हो गया? KQ/RB। बट इस बार हमने मल्टीप्लाई किससे किया है? माइनस से, तो ये हो गया पोटेंशियल एट A लेस देन क्या होगा? पोटेंशियल एट B। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? B का। देखो HP लिखा है और A का मतलब लो पोटेंशियल। क्लियर हुआ? तो ऐसा मैथमेटिकली इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बोला है उसकी बात करते हैं। गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq। तो भाई देखो पहले केस में बोल रहे, क्या बोला है? Vp माइनस Vq। तो Vp कैसा है? ग्रेटर एज कंपेयर टू Vq। देखो Vp ज्यादा है Vq के कंपेयर में, हमें चाहिए Vp माइनस Vq, तो Vq सामने गया, ग्रेटर देन क्या होगा? 0, तो आएगा पॉजिटिव। इसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। चलो Vb माइनस B पॉजिटिव। भाई B का पोटेंशियल ज्यादा, A का पोटेंशियल कम, हाई में से लो जाए तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, तो इसका भी साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहां लिख सकते हो Vb इज ग्रेटर देन Va, हमें चाहिए उसका ही साइन Vb माइनस Va, दैट इज द पॉजिटिव। क्लियर? भाई भेजे में घुसा। ओके, उसके बाद बी वाले केस में गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। क्या बोला? गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए स्मॉल नेगेटिव चार्ज किसके बीच में? Q एंड P। तो भाई पहले तो देखो Q एंड P की बात करें हम, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है? किसके लिए बात कर रहे हैं? Q एंड P। किसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए? Q एंड P। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा VQ एंड VP को, VQ एंड VP को। तो कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा है? VP ज्यादा है, VQ कैसा है?
कम है, तो यहां ऐसे कर देता हूं, ठीक है। दूसरी चीज Q एंड P के बिटवीन बोला है, तो पहले किसका पोटेंशियल आएगा? Q का, बाद में किसका आएगा? P का। उसका हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तो पहले आएगा पोटेंशियल Q का, तो इसको सामने ले जाए तो क्या लिखेंगे? VQ माइनस VP विच इज लेस देन 0। अब किसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला? गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। स्मॉल नेगेटिव चार्ज, तो इसको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस क्यू। माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना, माइनस क्यू। तो यहां लेस देन है, वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। माइनस क्यू वी क्यू माइनस माइनस प्लस, या तो ऐसे लिख दो माइनस क्यू वी क्यू माइनस माइनस क्यू वी पी। क्लियर हो गया? चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन या तो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यू क्यू माइनस यू पी ग्रेटर देन 0। तो साइन आएगा इसका पॉजिटिव। देखो बोला है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, तो इसका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। चलो ए एंड बी के बीच में सोचो, ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे भाई? किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए एंड बी बोला है ना, तो वी ए एंड बी पी लिख देते हैं। किसका पोटेंशियल ज्यादा है? बी का ज्यादा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी लेस देन होगा 0। माइनस क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई किया, माइनस क्यू वी ए माइनस माइनस क्यू वी बी लेस देन 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो पैरिटी चेंज हो जाएगी। दिस इज द यू ए माइनस यू बी ग्रेटर देन 0। इसका भी आंसर आएगा पॉजिटिव। तो भाई ए एंड बी के बीच में नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। वैसे भी आप सोच सकते हो, ध्यान देना, यह पोटेंशियल कैसा था? एच कहां गया? हाई पोटेंशियल हो गया ना, यहां हाई पोटेंशियल है, यहां लो। तो भाई लॉजिकली हाई पोटेंशियल टू लो गए तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, बट जैसे ही नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे आप सोच सकते हो। कहां से कहां गए? वी ए माइनस वी पी मतलब B2 ए जा रहे, फाइनल माइनस इनिशियल बी पे थे, बाद में कहां गए? ए पर। तो ऐसे भी आप कंसीडर कर सकते हो, फटाफट सोल्व करना है तो। बाकी ऐसे लॉन्ग मेथड से जाना पड़ता है। उसके बाद सी केस में क्या बोला? गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। चलो इस बार शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। सी केस, अब देखो इस बार पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए कहा गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। कहां से कहां जा रहे? Q टू P। तो फाइनल कौन सा बना? P। इनिशियल कौन सा बना? Q। किसका पोटेंशियल ज्यादा है? P का पोटेंशियल ज्यादा, Q का कम। तो देखो Vp माइनस VQ कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। तो Q, क्योंकि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करने के लिए बोला है ना, ठीक है। QVP माइनस QVQ ग्रेटर देन कैसा होगा? 0। तो वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव आया। तो यहां देखो एक चीज इंटरेस्टिंग है, ए वाला वर्क कौन करेगा? हम या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फील्ड वर्क करेगा या हम? भाई ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो देगा वो हमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं देता। याद करो हम बोलते थे नेगेटिव वर्क डन ऑफ, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हुआ। क्लियर हुआ? ओके। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? लेस देन 0। साइन अपोजिट हो जाएगी। तो यहां बोला गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, नॉट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फील्ड कितना वर्क करेगा? तो जो एक्सटर्नल करता है उससे अपोजिट। तो एक्सटर्नल करता है पॉजिटिव, तो फील्ड कैसा करेगा? नेगेटिव। तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव। उसके बाद डी केस में गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू होने वाला वर्क इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। स्मॉल नेगेटिव चार्ज को कहां से कहां मूव कर रहे हैं भाई शिव?
बी टू ए मूव कर रहे हैं। ठीक है कीर्तन, तो देखो बी कहाँ है भाई, यहाँ है। ये आना हो थी स्फीयर ने, हाँ એમાં જતું રહ્યું બિચારો। કાઇનેટિક એનર્જી અને પોટેન્શિयल एनर्जी એવું રમો છો તમે? ના પૂછવું પડે આમાં, નક્કી ના હોય। अब देखो इसका पोटेंशियल हाई, इसका पोटेंशियल लो, ठीक है। कहां से कहां मूव हो रहे भाई, बी टू ए, तो बी से ए गए तो आपका पोटेंशियल कैसा हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ बट किसको मूव कर रहे, एक्सटर्नल एजेंसी नहीं, बट कोने मूव करो जो, ये तो समझो स्मॉल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज એટલે નેગેટિવ મલ્ટીપ્લાય થાય તો જે ડિક્રીઝ થતું હતું એ કેવું થઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ થશે। ઇન્ક્રીઝ થશે અને વર્ક ડન બાય એક્સટર્નલ જ છે એટલે જે સાઇન આવી એ જ આપણે યુઝ કરી લેવાની। તો આન્સર શું આવશે આમાં, પોઝિટિવ। તો આ વખતે ડાયરેક્ટ લખું છું, ડી કેસમાં શું આવશે, પોઝિટિવ। લાસ્ટ વાળો કેસ, does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease going from B to A? B to A जाए तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो हमें पता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगी तो काइनेटिक डिक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की साइन पॉजिटिव आई तो काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी की साइन नेगेटिव आई तो काइनेटिक की पॉजिटिव। क्या बोला, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज गोइंग फ्रॉम बी टू ए। तो पहले बी टू ए जहां रहे तो हाई टू लो गए तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बट किसको ले जा रहे, नेगेटिव को। बोला है ना नेगेटिव चार्ज को मूव कर रहे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज तो क्या हो गया, अभी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो क्या इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीज। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, दूसरे तरीके से भी इसको हम थिंक कर सकते हैं। जैसे कि यहां नेगेटिव चार्ज रखो, कहां से कहां, बी टू ए जाना चाहिए ना। अब नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो उसको धक्का मारेंगे, बी से ये फेंकेंगे, तब भी उसकी धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी। लॉजिकली है, स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हम बस मैथमेटिकली प्रूव करें तो मानेंगे, बाकी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। चलो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको आज नहीं करेंगे। શું કે ના, એ તો ટાઈમ મળે તો આપણે કરી નાખીએ। તો આમાં જોઈએ હમણાં ખબર પડે, કરી નાખીએ હવે। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान देना। पोटेंशियल, बातें नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। सिस्टम बोलो, सिस्टम बोलो, मन चाहे वो बोलो, बस आंसर आना चाहिए। कितने चार्ज भाई बोले हमने, टू चार्ज। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। अकेला चार्ज पोटेंशियल एनर्जी नहीं देता, क्योंकि भाई पोटेंशियल हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था, और वो किसका प्रॉपर्टी, ओनली सोर्स चार्ज का। जैसे ही सोर्स एंड टेस्ट दोनों आ गए तो वो पोटेंशियल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ। तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, उसके लिए हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले दोनों चार्ज को हम एक यहाँ मतलब इनफाइनाइट पे कंसीडर करेंगे। तो वो चार्ज कहाँ है, यहाँ नहीं, इनफाइनाइट पे, और वो चार्ज कहाँ है, इनफाइनाइट पे। दोनों इनफाइनाइट पे है, मतलब ए वाले को वो वाला इफेक्ट नहीं करेगा और वो वाले को
ए वाला इफेक्ट नहीं मत, इसीलिए इनफाइनाइट पे भेजा है। ठीक है, तो हमें पहले सिस्टम ऐसे प्रिपेयर करनी, ध्यान यहां देना। तो पहले हम यहां ओरिजिन कंसीडर करते हैं विधि, और ये कोई पॉइंट है, मान के चलो उसको बोला पॉइंट ए, इसको बोला पॉइंट बी। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर r1 है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर r2 है। क्लियर? पॉइंट ए के ऊपर हम q1 चार्ज रखना चाहते हैं, पॉइंट बी के ऊपर हम q2 चार्ज सेट करना चाहते हैं। तो लेट कंसीडर टू points A and B with position vector बातें नहीं प्लीज। A पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। हमने दो पॉइंट लिए, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, एक का पोजीशन वेक्टर R1, दूसरे का पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, here we want to place charge q1 at A and charge q2 at B। मतलब हम प्लेस करना चाहते हैं, ए के ऊपर q1 रखेंगे, बी के ऊपर q2। तो ऐसा नहीं भाई पकड़ के q1 रख दिया, पकड़ के b2 रख दिया, हो गई बात खत्म। काय को वर्क करना, क्यों वर्क फाइंड करना? ठीक है भाई, तो जब चार्ज ये ला रहे भाई, देखो चार्ज ए को कहीं से तो लाना पड़ेगा, और हमें पता है कि भाई हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी हमने स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखी थी ना, तब हमने एक चीज बताई थी, हमें चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा, इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा। क्यों भाई? आर्बिटरीली एट इनफाइनाइट वी कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो उसका टेंशन नहीं लेगी, इनफाइनाइट पे कुछ होगी, यहाँ आके कुछ हो जाएगी। तो इनफाइनाइट पे पहले से ही 0 है। ठीक है खुशहाल? कौन? पोटेंशियल एनर्जी। ये मामला ऐसा हो गया कि भाई जैसे कि इनिशियल पोजीशन 0 है, मान के चलो 0 से मैं चल के 3 पर आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3, और पोजीशन भी क्या होगी, 3। तो जब इनिशियल पोजीशन 0 होती है, तब हम पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे बोलते हैं, सेम ही बोलते हैं। तब कई बार क्या होता है काइनेमेटिक इक्वेशन में, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ x जो दिया है काइनेमेटिक इक्वेशन में, वो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली में वो होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन नहीं होता, दिखने में पोजीशन है, बट वहां हमने इनिशियल पोजीशन 0 लिया था। दैट्स व्हाई हमें क्या दिखता है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट सेम मिलता है, इसलिए हम x से लिख देते हैं। तो वही चीज यहां हुई, भाई इनफाइनाइट से हम पहले किसको लाएंगे, q1 को, बाद में कहा किसको लाएंगे, q2 को। तो इनिशियली खुशहाल, इनिशियली वी कंसीडर both charges at infinite. Here work done to bring q1 from infinite to at A is वर्क कितना होगा, पहला ध्यान देना, जब मैं q1 यहां ला रहा हूं, तब क्या यहां B के ऊपर कोई प्रेजेंट है, नहीं। B कहां है अभी, तो B के ऊपर का चार्ज q2 इनफाइनाइट पे है ना, हम ला किसको रहे भाई, q1 को। तो यहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, एक्सटर्नल चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ फील्ड भी प्रेजेंट नहीं होगा। फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो वर्क कैसा करना पड़ेगा, 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट टू A से ए तक जो कोई चार्ज ला रहे उसके लिए वर्क कितना होगा, 0। ठीक है, नाउ वी ब्रिंग q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू B, so work done W2 is equal to, अब Q2 यहां देखो, पहले तो Q1 आ गया ना ऑलरेडी,
अब जब Q2 को ला रहे तब यहाँ कोई प्रेजेंट है? जब Q2 को इनफाइनाइट से ला रहे B पॉइंट पर, तब A पॉइंट पर कोई प्रेजेंट है? नहीं है ना? है? अच्छा, किसी को दिख रहा है प्रेजेंट नहीं है, किसी को दिख रहा है प्रेजेंट है। भाई ऑलरेडी ये तो आ गया है ना, A के ऊपर चार्ज आ गया, मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम इस स्टेटमेंट को कंसीडर करें तो ऊपर का इरेज हो गया। શું થયું? મેં મોઢેથી જ અવાજ હતો, કેવો અવાજ હતો શું પૂછે છે? रिदम, तू क्या आवाज करे? तो वन मत करता ने तू तो पाछળ વરીને વાતો કરે છે। જો वो डेमो देवा गया था ने अमुक छोकरा मस्ती करता था, मैं कीधुं के आ कोण छे एम के सर पाछळथी अवाज आवे, मैं कीधुं पाछळथी न आवे अवाज, मोढेथी ज आवे। क्लियर करવું પડે यार, मैं तो कोणे अवाज कर्यो ई के पाछळथी हतुं एम। तो આવી તકલીફ થાય એમ। ચલો युग तारे ने तो भी जीतने जान जोड़े बेसवानो। चलो हेलो यहाँ ध्यान दो। तो भाई सेकंड चार्ज को जब ला रहे हैं तब ऑलरेडी फर्स्ट चार्ज प्रेजेंट हो चुका है, तो फर्स्ट चार्ज के फील्ड के अगेन सेकंड चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो इस बार कुछ वर्क होगा और हमें पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना ला रहे हैं भाई, Q2, बट पोटेंशियल किसका आएगा, फर्स्ट चार्ज का। तो फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल, बट कौन से लोकेशन के ऊपर, R2 लोकेशन के ऊपर। देखो A की वजह से जो पोटेंशियल आएगा कहाँ, B के ऊपर, बट B का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2, तो यहाँ हम लिख देते हैं V1 ऑफ R2। तो इसका मतलब पता चल जाएगा आपको इजीली, भाई V1 क्या है, भाई पहले का पोटेंशियल है, बट R2 क्या है, जिस लोकेशन पर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वहां का। सो Q2 वैसे ही रख दिया। एंड हमें पता है जो पहला चार्ज था वो पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R। तो KQ1 अपॉन R12, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12। क्लियर? सो हमारा फाइनली फॉर्मूला बनेगा, एंड दिस वर्क stored in form of potential energy. So potential energy of system of two charges, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर हुआ? ओके, तो ये हो गया। चलो 3 चार्ज की सिस्टम बनानी होती तो R स्क्वायर। अब देखो इस बार डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूं। लेट अज्यूम ये वाला, लेट अज्यूम वो वाला, पहला इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट पे, तीसरा भी इनफाइनाइट पे। ठीक है, बस यहाँ डायग्राम बना रहा हूं तो समझ में आ जाना चाहिए। तो भाई देखो ये पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट सी है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मान के चलो R1 कंसीडर किया, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर R3 कंसीडर किया, एंड बी का पोजीशन वेक्टर हमने R2 कंसीडर किया। लेट अज्यूम द 3 पॉइंट्स A, B and C whose position vector are R1, R2 and R3. Clear? Here we want to set the Q1, Q2 and Q3 at A, B and C. For that initially we consider all 3 charges at infinite. First of all किसको लाएंगे भाई, Q1 चार्ज। किसको लाएंगे, Q1 चार्ज।
तो यहां वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू A, कितना वर्क करना पड़ेगा? 0, क्योंकि भाई जब Q1 प्रेजेंट हो रहा है तब बाकी के दोनों तो कहां थे? इनफाइनाइट पे थे। वो दोनों नहीं आएंगे भाई, हमें भी साथ में चलना है भाई, हमें भी लेके चलो, नहीं बोलेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो तीनों के तीनों कैसे इनफाइनाइट पे है। ठीक है, अब मैं मान के चलो पर्सनली ऋषि को पढ़ाता हूँ होम बेच में, ठीक है, और आपको पता ही ना हो तो बोल सकते हैं हम कि भाई वो आयुष जिद नहीं करेगा, सर मुझे भी ऋषि जितना पढ़ा हुआ, क्यों भाई उसको पता ही नहीं है मैं ऋषि को होम बेच करवा रहा हूँ। ठीक है, एजम्पशन चल रहा है। हाँ, तो भाई ए के ऊपर हमने कौन सा चार्ज ले लिया? Q1, फर्स्ट चार्ज सेट कर दिया। अब आएगा किसकी बारी भाई? Q2 की। Q2 को कहां से लाएंगे भाई? इनफाइनाइट से। तो वर्क डन, बातें नहीं, वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू B। अब ध्यान देना, तो जब हम Q2 को ला रहे तब ऑलरेडी कौन प्रेजेंट हो गया? Q1। तो Q1 के फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। यहां चार्ज हम सेट करेंगे Q2। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कौन सा आ रहा है भाई? Q2 आ रहा है, बट पोटेंशियल किसका है? Q1 का। तो पोटेंशियल ऑफ V1, बट कौन से लोकेशन के ऊपर? R2 लोकेशन पर। दैट्स व्हाई यहां लिख रहे R2। क्लियर हो गया? ओके। Q2 वैसे ही रख दिया। V1 मतलब फर्स्ट का पोटेंशियल क्या होता है? Q1 अपॉन R, बट डिस्टेंस 1 से 2 का डिस्टेंस क्या लिखते हैं हम उसको? R12। अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर? तो अब दूसरा चार्ज भी आ गया। अब किसको लाएंगे भाई? तीसरे चार्ज को। वर्क डन टू ब्रिंग Q3 at C, तो दैट इज द W3। अब जब हमारा Q3 प्रेजेंट हो रहा है तब कौन सा चार्ज प्रेजेंट हो गया है? Q1 एंड Q2 दोनों प्रेजेंट हो गए। तो इस बार Q3 को दो डिफरेंट चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करेगा और Q2 के अगेंस्ट में भी वर्क करेगा, और वो अगेंस्ट में जो वर्क होगा वही हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इस बार जो हमें वर्क मिल रहा है, तो किसको ला रहे हैं इस बार? Q3 को ला रहे हैं, बट किसके अगेंस्ट में पहले वो वर्क करेगा? फर्स्ट चार्ज के पोटेंशियल। तो फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? V1, बट कौन से लोकेशन पर इस बार? R3। दैट्स व्हाई यहां V1 ऑफ क्या लिखेंगे? R3 प्लस वर्क किसका होगा? Q3 चार्ज को लाने के लिए, बट किसके अगेंस्ट में? सेकेंड चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट में। तो क्या आएगा? V2 ऑफ R3। क्लियर? चलो लिख देते हैं यहाँ Q3। V1 किसका पोटेंशियल है? फर्स्ट का, तो Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या आएगा? R13 प्लस Q3। V2 पोटेंशियल किसका है? सेकेंड चार्ज का, Q2 अपॉन क्या होगा? R23। क्लियर? तो भाई ध्यान देना, ये वाला क्या होगा? R12, ये वाला क्या होगा? R23, और ये वाला क्या होगा? R13। क्लियर? अब यहाँ पूछड़ी लगावी जो चगाओ। तो ये वर्क मिल गया। अब देखो हियर कुशल भाई, हियर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन stored in form of potential energy. So total work is equal to क्या होगा? W1, W2, W3, हेलो 3, W1 0, W2 K Q1 Q2 upon R12 plus K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23 हो गया। ये हमें क्या मिलेगी? 3 चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल
energy. Similarly, for n charges system, for n charges system, उसके लिए आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी. तो सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान देना. सिग्मा के कॉमन निकाल दिया, क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे. आई जे कहां से होगा, 1 to n, ठीक है. एंड जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई. चेक कर लो. पहले आप हम क्या पुट करेंगे, 1, तो जे क्या आएगा, 2 आएगा. यहां 3 चार्ज सिस्टम थी तो क्या आएगा, 3 आएगा. देखो 1 2 1 3 हो गया उसका काम. तो ये 2 स्टेप आ गए. अब देखो आई की जगह क्या रखेंगे, 2, तो जे 1 रख सकते हैं, नहीं. क्यों भाई, कंडीशन आ गई, जे ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1. तो जैसे ही आई क्या किया हमने, 2 किया, तो जे मस्ट भी क्या हो जाएगा, 3 आ गया. 3 खत्म. तो एन चार्ज सिस्टम के लिए ऐसा भी आप नोटेशन बना सकते हो. तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस. डिस्क्रिप्शन वगैरह खुद से लिख लेना. फर्स्ट में लिखा था उसको बेस रखते हुए, बट यहाँ 3 चार्ज होंगे. क्लियर. बुक में डायग्राम है नहीं, बट कैसे डायग्राम होने चाहिए और इसमें पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी. आप V1 लिख रहे हो मतलब पता चल जाएगा फर्स्ट का पोटेंशियल है, और ब्रैकेट में लिख रहे हो R3 पोजीशन वेक्टर मतलब पर्टिकुलर लोकेशन भी मिल गया कि वहां के हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. टेक्स्ट बुक देखो. देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज लिखा है. एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, दूसरा चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके केस में, मतलब ये वाला केस आपको बता रहे हैं. के Q1 Q2 अपन R बोला ना हमने, Q V1 V ऑफ R. तो ये वाला देखो, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड. कहा गया 2 चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में है, ये वाला सॉरी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज दिख ही नहीं रहा है, 2 चार्ज गया पर છે. અહીંયા આવ્યું જો. सो दिस इज द 2 चार्ज सिस्टम. 3 चार्ज सिस्टम के लिए ये वाला रहा. क्लियर. n चार्ज का आपको नहीं दिया है, बाकी का हम देखेंगे. ओके